हम हैं आपके दिल की आवाज, जन टीवी, जन जन की आवाज। नमस्कार जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं माकपा के राजस्थान के सचिव अमरा राम जी। अमरा राम जी, आपका जन टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अमरा राम जी, आप किसानों को लेकर के काफी संघर्ष भी चला आप लोगों का, और कर्ज माफी एक बड़ा मुद्दा रहा। सरकार के साथ आप लोगों की वार्ता भी। मुख्यमंत्री ने इस बजट में पहले लघु सीमांत काश्तकार जो उनका 50,000 तक का कोऑपरेटिव का ऋण और अब सभी किसानों का माफ कर दिया, तो ये इससे काफी किसानों को एक राहत की उम्मीद बन सकती है। बिल्कुल ही हुई है। और राजस्थान के आज़ादी के 70 साल में राजस्थान की सरकार ने पहली बार ये सितंबर कर्जा माफी और भाव को लेकर के जो 13 दिन का आंदोलन हुआ और उसके बाद में लिखित समझौता हुआ। हमारा समझौता ये था कि हर किसान का, चाहे वो कोऑपरेटिव में है चाहे वो कॉमर्शियल बैंक में है, हर किसान का कम से कम 50,000 रुपया माफ हो, क्योंकि संपूर्ण कर्जा कोई भी राज्य सरकार माफ नहीं कर सकती। और संपूर्ण कर्जा माफ भी हो जाए और उसको लाभकारी भाव नहीं मिलेगा तो वापिस उसका कर्जा हो जाएगा। इसलिए कर्जा माफी के साथ साथ हमारी मांग है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार C2 प्लस 50%, तो लागत का, मजदूरी, सब कुछ, उसकी जमीन, ये सब मिला करके लागत की 1.5 गुनी कीमत की गारंटी होगी और खरीद की गारंटी होगी। जब भी खेती मुनाफे का सौदा होगी। पिछले 25 साल से किसान विरोधी नीतियों से चाहे कोई भी सरकार रही, वो खेती को घाटे का सौदा बनाने का काम किया है। लागत 5 से 6 गुना बढ़ी है और जो पैदावार है उसकी कीमत उस अनुसार नहीं बढ़ी है। इसलिए निश्चित रूप से किसान कर्जदार हुआ है। इसलिए एक दफा कर्जा माफ हो। और यह आंदोलन अपने आप में बहुत बड़ा है, जिसमें राजस्थान की सरकार ने बजट में पहले कोऑपरेटिव में लघु और सीमांत किया और अभी सभी का किया है। इसलिए बहुत बड़ी जीत मैं समझता हूँ राजस्थान के किसान की है। लेकिन अभी जो 50,000 का कर्ज माफ होगा, कोऑपरेटिव का होगा, ये केवल कोऑपरेटिव का होगा, कॉमर्शियल का नहीं होगा। हाँ। लेकिन उसके लिए भी हमारा प्रयास जारी रहेगा। लेकिन कम से कम एक शुरुआत हुई और संपूर्ण कर्जा देश की सरकार कर सकती है। 13 से 16 तक 3 साल में केंद्र सरकार ने उद्योगों को 17,20,000 करोड़ रुपए की टैक्स में रिबेट दी है। और पूरे देश के किसानों को, जिसमें ये एग्रो बेस इंडस्ट्री भी एग्रीकल्चर लोन में गिनी जाती है, और वो संपूर्ण कर्जा, एग्रो बिजनेस का भी कर्जा और किसान का भी, सब मिलाकर के 12,60,000 करोड़ है। मतलब देश के जो 3 करोड़ को रोजगार देता है, उन उद्योगों को 17,20,000 करोड़ की टैक्स में रिबेट मिल जाती है। और जो 27 करोड़ लोगों को काम देता है, खेत मजदूरी के रूप में काम करने, अपने खुद के खेत में काम करने का, उनको 8 लाख करोड़ की रिबेट देने के लिए तैयार नहीं है। तो निश्चित रूप से जब तक, और सरकारों की मंशा ये रही है 25 साल में कि खेती को घाटे का सौदा बनाया जाए और विदेशी कंपनियों को कॉरपोरेट खेती, कॉन्ट्रैक्ट खेती, जिसके लिए सरकारों ने घोषणा की है, उस ओर ले जाना चाहते हैं। मैं समझता हूँ वो, लेकिन उससे सरकार को क्या फायदा होगा? सरकार कंपनियों की है, देशी और विदेशी कंपनियों की है, और किसान को मजदूर बना के उन कंपनियों के लिए सस्ते से सस्ता मजदूर, जितनी बेरोजगारी होगी मैं समझता हूँ उस कंपनियों के लिए सस्ते से सस्ता मजदूर होगा। और पूरा कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर होगा तो वहीं से प्रोडक्ट बन के निकलेगा। आलू पैदा होगा तो अंकल चिप्स बन करके फार्म हाउस से बाहर जाएगी। डेयरी होगी तो डेयरी का जो प्रोडक्ट है वो बन के आएगा, दूध नहीं आएगा, दूध कम आएगा और प्रोडक्ट ज्यादा आएगा। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियों, क्योंकि लार्ज स्केल पे हो सकता है मुनाफे के रूप में हो जाए, लेकिन रोजगार के रूप में नहीं होगी। आज 27 करोड़ परिवार खेती पे अपनी आजीविका लिए हुए हैं। आप अगर नकल अमेरिका या इंग्लैंड की करते हैं तो मैं समझता हूं वहां खेती आजीविका के लिए नहीं की जाती, वहां मुनाफे के लिए खेती की जाती है। मुश्किल से 5 या 6% लोग हैं वो आजीविका के लिए नहीं, मुनाफे के लिए खेती करते हैं, और उनको सरकार खेत खाली रखने के लिए भी देती है। तो इसलिए भिन्न परिस्थितियां हैं। विकसित पूंजीवादी राष्ट्रों की नीतियों पे अगर देश चलेगा तो निश्चित रूप से भयंकर बेरोजगारी होगी, किसानों की जो आत्महत्या है
निश्चित रूप से इसके खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ा है। और जब 90-91 में लागू किया गया तो मैं कह सकता हूं कि राजस्थानी देश में तमाम किसान संगठन अखिल भारतीय किसान सभा को छोड़ करके इन नीतियों का स्वागत कर रहे थे। और अखिल भारतीय किसान सभा कह रही थी ये नीतियां किसान के खिलाफ हैं, खेती के खिलाफ हैं और देश के खिलाफ हैं और केवल कंपनियों के पक्ष में है। और आज वो तमाम किसान संगठन 192 किसान संगठन हमारे साथ कर्जा माफी और स्वामीनाथन की रिपोर्ट के लिए एक साथ आए हैं 20 और 21 लोग। यूपीए सरकार देखिए अपनी 10 साल, मैं बहुत लंबे समय की बात नहीं कर रहा, यूपीए 1 और 2 और अभी 4 साल कंप्लीट करने वाली है मई के अंदर मोदी सरकार जी। तो क्या महसूस कर रहे हैं कि मोदी साहब दावा कर रहे हैं किसानों के हितों की बात की जा रही है और 2022 में किसान की आमदनी दुगनी करने की भी बात कही जा रही है? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी को देश की 31% जनता ने अप्रैल 2019 का जीवन दान दिया है। अगर अप्रैल 2019 में उनको अगर आगे 5 साल मिल जाती है तो बात समझ में आती है। अभी तो 19 तक वो क्या करेंगे? देश के किसान के सामने उन्होंने वायदा किया था कि मेरी सरकार बनी तो किसी देश के किसान को आत्महत्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लागत की 1.5 गुनी देंगे, जो बेरोजगारी है उन हर देश के नौजवान को हर साल मेरी सरकार बनने के बाद 2 करोड़ को काम देंगे। देश से विदेशों में जो काला धन इस देश को लूट के बड़े बड़े अफसर नेता कंपनियों ने जो विदेशों में टैक्स नहीं चुका करके बाहर ले जाके जमा कराया है, मैं 100 दिन में ले आऊंगा और हर देशवासी को 15 लाख मिल जाएगा। न किसान को भाव मिला, न बेरोजगार को काम मिला, न काला धन आया, बल्कि जो कुछ था उसको निकालने का काम कर दिया। तो एक भी वायदा, और न केवल वायदा तो पूरा नहीं किया सो नहीं किया, लेकिन प्रधानमंत्री बनते ही किसान की जमीन छीनने के लिए देश की संसद में 3 दफे भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लेके आए। मैं तो धन्यवाद दूंगा तमाम किसान संगठनों को, स्वयंसेवी संगठनों को, जिन्होंने संघर्ष करके उसकी प्रतियां दिलाने का काम किया। देश की संसद में 2 दफे विरोध प्रदर्शन किया और आखिर 3 दफे अध्यादेश लाने के बाद, जिसमें 15 दिन में किसान को खेत से बेदखल करके कंपनी के हवाले करने का संशोधन लेके आए थे। नए किसान की सहमति होगी जो 70% किसान। तो पहला हमला किया भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के माध्यम से। दूसरा, जो गेहूं पे चावल पे जो सब्सिडी मिलती थी, बात तो लागत की 1.5 गुनी कीमत की बात करते थे, एमएसपी पे जो सब्सिडी मिलती थी 150-200 रुपए, वो दूसरी दफा उनको खत्म करने का। और तीसरा हमला, उन्होंने सबसे बड़ा, खेती के बाद पशु पालन से देश के किसानों को 25 से 30% इनकम होती है और राजस्थान में तो उससे भी ज्यादा 35% होती है। देश के 29 राज्यों में सबसे ज्यादा राजस्थान में पशुपालन है और तमाम तरह के पशुपालन को 23 जून 2017 को पूरे हिंदुस्तान के पशु की बिक्री पे पशु क्रूरता के नाम से पाबंदी लगाने का काम किया। धन्यवाद दूंगा ये तो कि पूरे देश के किसान ने उसके खिलाफ बहुत बड़ा, क्योंकि राजस्थान में जिस तरह से बछड़े पे पाबंदी लगाने के बाद गाय और, लेकिन सरकार का कहना है गोवंश और गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने का एक कदम है ये। नहीं, गो की नहीं, वो तो तमाम जानवरों पे लगा दिया, भैंस पे लगा दिया, ऊंट पे लगा दिया, भेड़ पे लगा दिया, बकरी पे लगा दिया। और गो संरक्षण नहीं कर रहे, गो की हत्या करने का काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि 95 से पहले एक भी आवारा गाय आपको राजस्थान में नहीं मिलती थी और आज हर शहर हर गांव तिल तिल करके वो गाय और बछड़ा मारा जा रहा है। और दूसरी तरफ इसी देश में इसी भारतीय जनता पार्टी जो गो रक्षा के नाम से राजनीति करती है, गोवा के जो पूर्व हमारे रक्षा मंत्री रहे हैं देश के, अभी गोवा के मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं गोवा की जनता के लिए बीफ कहीं से लाना पड़े मैं कमी नहीं आने दूंगा। तो दूसरी तरफ, एक तरफ आप बीजेपी बीफ की कमी नहीं आने देगी, केरल में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है तो कहती है मुझे वोट दो, मैं सबसे बेहतरीन बीफ खिलाऊंगा आपको। तो ये दोहरी राजनीति है, एक तरफ लोगों की भावनाओं को भड़का करके गाय के नाम से आप राजनीति करते हैं, दूसरी तरफ आप गोमांस परोसने का बात करते हैं। इसलिए कथनी और करने में भारतीय जनता पार्टी के, इसलिए किसान को मारा, गाय पालने वाले को मारा, गाय को मारा। तो आपको कोई ज्यादा अंतर महसूस नहीं हो रहा यूपी और एनडीए में भी? नहीं, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क इतना ही था कि वो सीधे रूप से धर्म के आधार पर राजनीति करके मेहनत कश को बांटना चाहते हैं और ये छुपे हुए बांटना चाहते हैं।
बाकी तो मैं समझता हूँ गाय की बछड़े पे पाबंदी 95 भारतीय जनता पार्टी ने लगाई थी। उसके बाद 10 साल 2 दफे कांग्रेस की सरकार आई। जब नरेंद्र मोदी 5 मिनट में 250 कानूनों को निरसन कर सकता है, समाप्त कर सकता है, तो कांग्रेस 156 की कांग्रेस क्या किसान के जिसमें आमदनी होती थी उसको, ऐसे कानून को जो किसान की आमदनी को सफा कर रहा था उसको समाप्त कर सकते थे, लेकिन आगे बढ़ाने का काम करते। जी, तो आमदनी वाली जो बात है ये अभी आपके गले नहीं उतर रही है 2022 की। नहीं होगा कैसे? हाँ। भाई ये बात जरूर मोदी जी कर सकते हैं कि जो कुछ मिल रहा था उसका पहले कीमत आधी कर देंगे, फिर उसको बढ़ा देंगे, आधी हो जाएगी, फिर उसके आधी का 1.5 का मतलब पूरी हो जाएगी। वो हो रहा है अभी। दूध में राजस्थान में आप देखेंगे कि हर सर्दियों में 1 रुपया 1.5 रुपया कम होता था। पहली बार है नरेंद्र मोदी और वसुंधरा के राज में 10 से 15 रुपया लीटर किसान को पिछले 3 महीने में जो रेट मिलती थी उससे कम मिला है। और जो खरीद के जो चाय बनाता है दूध, उस उपभोक्ता को देखिए 38 रुपये लीटर दूध था, उसको 37 रुपये नहीं किया। जो किसान पैदा करता है उसके 10 से 15 रुपये लीटर में कम हो गया, और खरीद के खाने वाले का 1 रुपया भी कम नहीं किया। तो ये जो आमदनी करने की है, तो 30 रुपये 29 रुपये लीटर दूध था, वो 20 रुपया हो गया, तो 33% कम हो गया ना। और अगले साल और 33% कम कर देंगे, फिर उसको 1.5 कर देंगे। ये झूठ का पुलंदा है। जी, चले अमराराम जी के साथ एक मुलाकात जारी रखेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात, और एक मुलाकात में हमारे साथ हैं कम्युनिस्ट नेता अमराराम जी। अमराराम जी, एक वीसीआर को लेकर के मुख्यमंत्री ने एक डिसीजन किया है। वीसीआर को खत्म करने की डिमांड उठ रही थी, वो तो संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन काफी उसमें राहत दी गई है। तो ये भी एक दूसरा कदम हो सकता है किसानों के लिए। एक्चुअली क्या है कि जब से कंपनियां बनी है, 2000 में कंपनियां बनी, और ये कहा गया कि बहुत सस्ती बिजली मिलेगी, अनट्रिप्ड बिजली मिलेगी, मांगते ही कनेक्शन मिलेगा, लेकिन वो कुछ भी नहीं हुआ है। वो केवल लोगों को कहने के लिए था। भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी उस समय, कांग्रेस की, गहलोत की सरकार थी। और आज आप देख रहे हैं कि वो जितने वायदे गिनाए गए थे, जितने फायदे गिनाए गए थे, अकाउंटेबिलिटी की बात कही गई थी, न बिजली सस्ती हुई। 2.5 रुपये घरेलू बिजली थी, आज 8 रुपये यूनिट है। आप 24 घंटे में से, जब बिजली 70 में लगी थी, 24 घंटे किसान को बिजली मिलती थी, और आज मात्र 6 घंटे बिजली मिलती है। आप अंदाजा कीजिए, 24 घंटे में से 18 घंटा बिजली राजस्थान की कोई सरकार हो, वो किसान की बिजली चोरी कर ली, वो तो चोर नहीं है। और किसान को जो मात्र 24 घंटे में 6 घंटे बिजली देते हैं, उसको भी आप फिर चोर साबित करना चाहते हैं। आपको अगर याद हो तो 1997 में इसी वीसीआर के खिलाफ हमने इसी स्टेचू सर्किल पे हजारों किसानों ने 7 दिन का पड़ाव दिया था। आदरणीय भैरव सिंह जी आज रहे नहीं, उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग में कहा था कि राजस्थान का किसान चोर है, और उसमें भी 1 नंबर का चोर सीकर का किसान है। तो हमें प्रति उत्तर में यहाँ आए, और आज जाकर के मैं समझता हूँ लगातार इसके खिलाफ लड़ते रहे। और अब ये कहा कि जो भी भरी हुई वीसीआर आज तक एग्रीकल्चर में, उसको 10% में हम निपटारा कर देंगे, और फिर हम भरने का काम नहीं करेंगे। जिसने एग्रीकल्चर में कनेक्शन ले रखा है, वाकई में कोई कनेक्शन नहीं ले रखा है, चोरी करे तो वीसीआर भरे। लेकिन क्योंकि जिस तरह से वोल्टेज नहीं आते हैं, 440 वोल्टेज। सरकार का तो दावा है कि 24 घंटे बिजली दी जा रही है, और एग्रीकल्चर जो सेक्टर में है वो 8 घंटे तो बिल्कुल नियमित बिजली दी जाती है। 5 घंटे भी नहीं मिल रही, और जहाँ 24 घंटे की बात कर रहे हैं वहां 6 घंटे से ज्यादा नहीं मिल रही। अभी परीक्षाएं हैं, बोर्ड की परीक्षाएं हैं। आप किसी भी गांव में चले जाइए, वहां 10 बजे के बाद आपको सुबह तक कोई बिजली नहीं मिलेगी, दिन में आपको बिजली नहीं मिलेगी। सिस्टम अलग करके 20,000 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च कर दिया कि एग्रीकल्चर की बिजली अलग होगी, घरेलू अलग होगी, लेकिन आज भी नहीं देना चाहते। और हमारा सबसे बड़ा रिजेमेंट इसी में है
कि बोर्ड का, यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का पेपर गांव में रहने वाले बच्चे का भी वही आता है, जयपुर और सीकर रहने वाले का भी बच्चा वही आता है। वो तो 24 घंटे में, रात को 12 घंटे में कभी भी उठ के पढ़ सकता है, लेकिन गांव का बच्चा नहीं पढ़ेगा और पेपर एक आएगा। तो इसलिए ग्रामीण क्षेत्र की जो 70% पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। घोषणा 24 घंटे की है और मुश्किल से 8-10 घंटे से ज्यादा मिली नहीं है। जी, अभी सरकारी खरीद की जो बात की जा रही है एमएसपी पे, कुछ खोल भी रहे हैं अभी जो नई क्रॉप आ रही है उसके लिए। वो मैं आपको एक इंस्टेंट बता रहा हूँ। कल अजय सिंह किलक भी थे, जो मीटिंग उन्होंने बुलाई थी, गुलाब चंद जी कटारिया और प्रभुलाल सैनी 14 मार्च से खरीद शुरू करेंगे सरसों और चने की। प्रभुलाल सैनी ने कहा कि मेरे खेत से मैंने सरसों निकाल करके एमएसपी से नीचे बाजार में बेच के आ गया। तो आप अंदाजा कीजिए 14 तारीख को तो बहुत बड़ी सरसों राजस्थान में बिक जाएगी। इसलिए खरीद से पहले हमने कल भी सजेशन दिया, तुरंत सब जगह खोलिए। केवल आपको प्राइवेट आदमी नहीं लगाने हैं, जहां सरसों आएगी खरीद लेगा। क्रय विक्रय सहकारी समिति खरीद एजेंसी होती है, सब आपके तहसील हेडक्वार्टर पर है। आप आदेश दे दीजिए, भाव फिक्स केंद्र सरकार करती है, आप बारदाने की व्यवस्था कीजिए, जब जिस किसान को जरूरत हो वो बेच दे। अब आप उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए प्राइवेट कंपनी को दे रखा है। हमने कहा कि जब आपके पास कृषि पर्यवेक्षक हैं, एक एक तहसील में 30 से 40 एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हैं, उनको आप लगाइए जो समझता है। 10वीं पास, जिसने एग्रीकल्चर नहीं पढ़ी, 10वीं की पास नहीं किया, उसको आपने सर्वेयर लगा रखा है, प्राइवेट कंपनी को दे दिया। तो किसानों के साथ हर स्तर पे चीट हो रही है। और अभी तो जो ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ है, आप अंदाजा कीजिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में व्यक्तिगत नुकसान की भरपाई का प्रोविजन है। अभी सीकर में, बहुत से जिलों में, सीकर, झुंझुनू, अलवर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे यहाँ यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में है, उन्होंने दे रखा टोल फ्री नंबर। मैंने टेलीफोन किया, कोई उठाने वाला नहीं है। 48 घंटे में आप सूचना करोगे, उनका सर्वेयर आएगा और 25 दिन में उसकी क्षतिपूर्ति वो करेगा। आज तक भी एक भी सर्वेयर पूरे राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का। लेकिन विधानसभा में ओले गिरे उसके अगले दिन ही ताल ठोकी गई आपदा राहत मंत्री गुलाब चंद जी कटारिया की ओर से कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि बिना किसी डिमांड के गिरदावरी के आदेश दिए गए हैं। ओले जैसे ही गिरे उसके दिन शाम को गिरदावरी के आदेश दे दिए गए। बहुत बढ़िया बात। लेकिन गिरदावरी जब तक उस गांव के पंचायत के सरपंच और अफेक्टेड किसान की मौजूदगी में नहीं होगी तो नुकसान तो 80% होगा। और रेवेन्यू अधिकारी सरकार के कहने से उसको 30% लिख देगा तो एक नया पैसा भी नहीं मिलेगा। खराबे का सही आकलन हो, ग्राम पंचायत का चुनाव और सरपंच उसके मौजूदगी में हो, और इफेक्टेड किसान है। एक गांव में भी पूरे में ओलावृष्टि नहीं होती, तो जिस किसान के ओलावृष्टि हुई उसके सामने हो और उसको बताएं भाई देखो इतना नुकसान हुआ, तो कम से कम संतुष्ट होगा। तो अभी भी लगता है कि आपको जो सीआरएफ के नॉर्म्स हैं उसमें किसान के अनुरूप नहीं है। धीरे धीरे सुधार तो किया गया लेकिन आज भी उसमें पेचीदगी है। पेचीदगी मतलब कहने का मतलब नुकसान का जायजा लेने के लिए केवल रेवेन्यू के अधिकारियों पर डिपेंड है। 50 से 30% कर दिया गया खराबे, 30% कर दिया, लेकिन 30 से अगर नीचे लिख दिया तो कुछ नहीं आएगा। इसलिए हमारा कहना है कि रेवेन्यू अधिकारी के साथ साथ जनप्रतिनिधि हो और इफेक्टेड किसान हो, और दूसरा सरकार का भी काम है। अभी मैंने भार्गव है इंडियन यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी का, मैंने टेलीफोन किया, भाई आपके ओलावृष्टि होगी, बरसात होगी, नुकसान होगा, आप सर्वेयर भेजिए। तो साहब हमको पता ही नहीं है राजस्थान के उस पे पोर्टल पे किस किसान का बीमा हुआ है, उस पे है, हमारे पास किसी का पता नहीं है। अब आप अंदाजा कीजिए, किसान न तो राजस्थान सरकार का पोर्टल जानता है, न यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी जानता है। उसको तो देश की सरकार ने बाई ऑर्डर उसका प्रीमियम काट के साल में 2 दफे उस कंपनी के खाते में भिजवा देता है। जब किसान को देने की बारी आती है तो कोई सर्वेयर नहीं गया। तो जो लाभ उसको मिलना चाहिए उस फसल बीमा का, वो एक नया पैसा ही नहीं मिल रहा है। सितंबर 2017 में आप लोगों की टेबल टॉक हुई थी मंत्रिमंडलीय समिति के साथ में,
कई मांगे थी, शायद 11 सूत्री मांगों को लेकर के आप लोग बैठे थे, तो अभी क्या पोजीशन है उस? मैं समझता हूँ बहुत बड़ी है। जो 1 साल पहले सरसों की, मूंगफली की कतई खरीद नहीं की, अभी आपने बताया जिस तरह से 50,000 का कोऑपरेटिव में सबका कर्जा माफ हुआ है। एमएसपी की जो भी है, हमारी मांग तो है कि स्वामीनाथन के अनुसार लाभकारी मूल्य लागत की 1.5 गुनी मिले, लेकिन जो आज की तारीख में वो भी सरकार खरीद नहीं करती थी। ये बहुत बड़ा नुकसान, 1,000 से लेकर 1,200 रुपये प्रति क्विंटल नुकसान होता था, वो खरीद शुरू हुई है। दूसरी हमारी जो बिजली की ये मांग थी कि वीसीआर के नाम से लूट हो रही है, उसमें रिबेट मिली है। एक जो टोल के नाम से लूट हो रही है, निश्चित रूप से राज्य सरकार के स्टेट हाईवे जो भी डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं जिन पे टोल लगता है, निजी वाहनों को उसमें छूट देने का काम किया है। स्कॉलरशिप जो 1,000 करोड़ रुपया 3 साल से केवल फार्म भरा रहे थे, सबको तो नहीं मिली है, लेकिन आधे पड़ते लोगों को 3 साल में से किसी को 2 साल की मिल गई है, किसी को 1 साल की मिली है, संपूर्ण अभी भी नहीं मिली है। इसलिए बहुत कुछ हासिल किया इस संघर्ष ने, और किसान को ये एहसास हुआ है कि वो अपनी ताकत में, चाहे कितनी मजबूत, कितने बहुमत की सरकार हो, वो किसान एक होगा तो सरकार को झुका सकता है। मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा इस सितंबर आंदोलन का, कर्जा और भाव का, और इस आंदोलन के कारण मैं समझता हूँ आज पूरे देश की विधानसभाएं हों चाहे संसद हो, चाहे उन्होंने लोगों को गुमराह करने के लिए किया हो। अरुण जेटली ने भी केंद्र का बजट रखते हुए कहा कि एमएसपी हम लागत की 1.5 गुनी देंगे, और कहा दे रहे हैं, मतलब अब लागत से कम एमएसपी है उसको भी वो डेटा बता रहे हैं। तो लोगों को गुमराह करने की कोशिश निश्चित रूप से कर रहे हैं, राजस्थान की सरकार भी कर रही है। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि जब बजट रिप्लाई दे रही थी, बजट पास हो रहा था तब, कि 50 साल में पहली बार हुआ है किसान राहत आयोग की बात की जा रही है, राहत देने के लिए, उनकी समस्याओं को लेकर के अगर कहीं किसी भी तरह की है तो उसमें राहत आयोग में हमने ये कहा कि जो असल बात यह है कि केरल मॉडल और राहत आयोग ये सब कुछ, क्योंकि लड़ने वाले लाल झंडे के लोग थे। केरल में लाल झंडे की सरकार है। 2006 में 90% किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करके केरल असेंबली में एक बिल पास करके कर्जा मुक्ति बोर्ड बनाने का काम किया, और वो हर साल किसान उसको अप्लाई करता है, जो भी कोई कर्जे में दब जाता है उसकी सुनवाई करके उसका कर्जा, किसी का इंटरेस्ट माफ करने का काम करते हैं। लेकिन राजस्थान की सरकार उस कर्जा मुक्ति बोर्ड के नाम से राजस्थान के किसानों के साथ धोखाधड़ी करने का काम कर रही है। कल ही मैं गया किसान सभा की तरफ से, हमने कहा वो बिल कहाँ है, क्या प्रस्ताव है? नहीं, हमने घोषणा की है मुख्यमंत्री ने, इसलिए आपने सजेशन दे जाइए, आपका क्या प्रपोजल है? उनका कोई प्रपोजल नहीं है, न विधानसभा में कोई एक्ट है, केवल प्रशासनिक आदेश से। आप देखिए राजस्थान में 10 साल से किसान आयोग है, एक रिकमेंडेशन बिल लागू हो गई हो, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, क्योंकि प्रशासनिक आदेश से किसान आयोग है। प्रशासनिक आयोग से किसान आयोग स्वामीनाथन का बना, 2006 में रिपोर्ट आ गई और 2018 हो गए, 12 साल हो गए, न यूपीए ने माना न एनडीए ने माना। तो वैसा ही कर्जा मुक्ति बोर्ड बनाने की बात कर रहे हैं, ये केवल किसान को बेवकूफ बनाने की बात। तो चलिए, एक मुलाकात में अमरा राजमी हमारे साथ में रहे। पिछले काफी लंबे समय से किसानों की मांगों को लेकर के संघर्ष किया है इन्होंने राजस्थान में, और शेखावटी अंचल को पूरी तरह से जाम भी रखा। उसके चलते सरकार को समझौते के लिए यहां बुलाना पड़ा, अपनी मंत्रिमंडलीय समिति का गठन भी करना पड़ा, और मुख्यमंत्री ये बड़ी राहत भी महसूस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि संपूर्ण कर्ज तो माफ नहीं किया, लेकिन फिर भी 70 साल में कम से कम प्रेशर में सरकार ने ये कदम उठाया है। और आपने सुना कि आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर के भी काफी इनका डायलॉग चल रहा है उन पार्टियों के साथ में जो एक समान विचारधारा इनके साथ में एडजॉइन हो सकते हैं, उनके साथ में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और दर्शकों का भी, और एक मुलाकात में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।